बैल की आवाज सुनते ही हुसैन उस्तरा का चेहरा खिल उठा। सालों से गैंगस्टर और पुलिस इन्फॉर्मर की दोहरी जिंदगी में उसे आज एक छोटी सी राहत मिली थी। बस आज की रात बिना खून, बिना धोखा, बस आराम, उसने खुद से कहा और बिस्तर छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की सारी रौनक उड़ गई। सामने एक औरत खड़ी थी, काले बुरखे में पूरी तरह ढकी हुई। चेहरा तो आधा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें किसी सौदे की नहीं, किसी साजिश की लग रही थी। हुसैन ने खुद से बड़बड़ाया, मैंने तो महाराष्ट्रियन लड़की के लिए पैसे भरे थे, शायद पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया होगा। उसने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया और औरत को अंदर आने दिया। वो कमरे में आई और सीधा टेबल पर रखी बंदूक की तरफ इशारा करते हुए बोली, कहिए, क्या ये बंदूक किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है? हुसैन थोड़ा चौंका। तू धंधे वाली है या कोई कहानी लेकर आई है? उसने मजाक में पूछा, लेकिन उसके अंदर डर की लहर दांव चुकी थी। और तभी उस औरत ने अपनी आंखों से उसका चेहरा चीरते हुए एक नाम लिया, अशरफ खान। नाम सुनते ही हुसैन उस तरह के होश उड़ गए। ये वही नाम था जो कभी उसके गैंग का हिस्सा था, और अब उसका सबसे बड़ा डर। तू सपना दीदी है? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बिल्कुल शांत खड़ी उस औरत ने बुर्का थोड़ा हटाया। चेहरा सामने था, पर उसकी आंखों में जो तूफान था वो किसी भी माफिया को चीर सकता था। ये कहानी है उस बदले की जो दिल नहीं, सीधा जिगर फाड़ता है। ये कहानी है सपना दीदी और अशरफ खान की, जहां प्यार की जगह नफरत थी और गोली की कीमत जान से ज्यादा थी। अपने दोस्त की शादी में पहली बार मोहम्मद कालिया की नजर अशरफ खान पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त वहीं थम गया। कोई लंबा इश्क नहीं, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बस एक पल, एक नजर, और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद ने जब शादी का जिक्र किया तो अशरफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कह दी। उन्हें नहीं पता था कि ये हां एक प्यार की शुरुआत है या किसी तूफान की। शादी के बाद के 5 साल मोहम्मद और अशरफ ने साथ गुजारे जैसे कोई हसीन ख्वाब। अशरफ को बस यही लगता था कि उसका शौहर उससे बेहिसाब मोहब्बत करता है। तू बहुत मासूम है अशरफ, और मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा, मोहम्मद अक्सर कहा करता था। मगर ये मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उस दौर में अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का खौफ हर गली चौराहे में गूंजता था। भारत से भागकर उसने दुबई में अपना ठिकाना बना लिया था, और वहीं से वो मोहम्मद जैसे लोकल गैंगस्टर के जरिए डी कंपनी चलाता था। अशरफ को कभी अंदाजा तक नहीं था कि उसका पति किन लोगों के साथ जुड़ा है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि मोहम्मद उसके हर ख्वाब को हकीकत बना देता है। इतने पैसे कहां से आते हैं? उसने कभी पूछा नहीं, और मोहम्मद ने कभी बताया नहीं। एक रात मोहम्मद ने धीरे से कहा, कुछ दिनों के लिए मुझे दुबई जाना होगा, काम है। वो पूरी रात साथ थे, बातें कम, खामोशी ज्यादा थी, और अशरफ को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात है। अगली सुबह मोहम्मद जा चुका था। कुछ दिन बीते, फिर कुछ और एक दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो अशरफ को लगा शायद पुलिस है या मोहम्मद के अजीब दोस्त। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर उसका पड़ोसी खड़ा था। चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर अशरफ के दिल ने एक अजीब सी दस्तक दी। यह सिर्फ एक दस्तक नहीं थी, यह उसकी जिंदगी के सबसे डरावने चैप्टर की शुरुआत थी। अगले दिन मोहम्मद ने कॉल किया, मैं आज शाम को घर लौट रहा हूं, एयरपोर्ट पर मिलना, उसने कहा। अशरफ के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई। कितने महीने बीत चुके थे जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। मोहम्मद की आवाज सुनते ही उसकी थकान, अकेलापन सब जैसे हवा में उड़ गया। वो जल्दी से तैयार हुई, हल्की सी कव्वाली सुनी और सीधे सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। 4 बजे पहुंचना था, मोहम्मद ने यही कहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी नजर बाहर खड़ी 2 पुलिस जीप्स पर पड़ी। उसका दिल एक पल को धड़का, कहीं मोहम्मद किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। लेकिन अगली ही सेकंड उसने अपने मन को झटक दिया, नहीं यार, आज तो वो आ रहा है और मैं उसे गले लगाकर छोड़ूंगी नहीं। भीड़ में से मोहम्मद की एक हल्की सी झलक दिखी। अशरफ की आंखें चमक उठी। वो उसके पास जाने लगी। बस कुछ कदम ही बचे थे और तभी वो अचानक भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे पानी में नमक। ना आवाज, ना चीख, ना कोई आहट। अशरफ ने इधर उधर देखा। मोहम्मद, कहां गए तुम? तभी किसी ने हवा में 2-3 गोलियां चला दी। लोग इधर उधर भागने लगे।
पूरा अराइवल एरिया जैसे डर के मारे कांप उठा। अशरफ पीछे मुड़ी तो देखा कि वो दोनों पुलिस जीप्स भी वहां से गायब थी। अब उसका शक पक्का होने लगा था। मोहम्मद कहीं किसी झगड़े में तो नहीं पड़ गया। सामने जमीन पर खून फैला था और कुछ पुलिस वाले किसी इंसान के बारे में बात कर रहे थे। गोली लगी है, हॉस्पिटल ले गए उसे। बस इतना सुनना था कि अशरफ ने झट से टैक्सी ली और सीधा अस्पताल पहुंच गई। लेकिन वहां पता चला कोई गोली लगा पेशेंट यहां एडमिट नहीं हुआ है मैडम। उसका दिल बैठने लगा था। अब उसने दूसरी पुलिस से पूछा तो उन्हें किसी और हॉस्पिटल का नाम मिला। वो दाऊदती भागती वहां पहुंची और वहीं उसे मिली उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही। मोहम्मद कालिया, वांटेड गैंगस्टर, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह सुनकर अशरफ को कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, यह झूठ है, यह कोई और होगा। लेकिन जब उसने मुर्दाघर में जाकर मोहम्मद की लाश देखी तो जैसे किसी ने उसकी रूह चीर दी हो। उसे बताया गया कि मोहम्मद ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी और जवाब में इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक ने फायरिंग कर दी। हॉस्पिटल लाने से पहले ही मोहम्मद की मौत हो चुकी थी। अशरफ पूरी तरह से टूट गई थी। दफनाने के बाद एक दिन उस्मान नाम का एक बुजुर्ग उससे मिलने आया। उसने खुद को मोहम्मद का पुराना दोस्त बताया। बेटी, मोहम्मद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी, उस्मान ने कहा। उसने बताया कि मोहम्मद को दाऊद ने एक काम सौंपा था, कुछ ऐसा जो मोहम्मद नहीं करना चाहता था। उसने मना कर दिया और दाऊद जैसे लोग मना सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए उसने मोहम्मद की मुंबई वापसी की खबर पुलिस तक पहुंचा दी, ताकि उसके हाथ तो गंदे ना हो पर काम पूरा हो जाए। अशरफ के पास अब दो ही चीजें बची थीं, एक बेजान याद और एक जिंदा आग। एक आम औरत जो कल तक दाऊद का नाम तक नहीं जानती थी, अब उसका सामना कैसे करेगी? उस्मान ने उसकी आंखों में देखा। तू अकेली नहीं है बेटी, अब तेरा बदला मेरा भी है। उसे हुसैन उस्तरा के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी में लोग उसे रेजर ब्लड के नाम से पहचानते थे। वजह यह थी कि गैंगस्टर की दुनिया में हुसैन उस्तरा ने अपना खौफ बस एक रेजर ब्लेड से कायम किया था। दाऊद की गद्दी हिलाने के लिए उसने कई चालें चली थीं, लेकिन उसकी किस्मत की सबसे अलग चाल उस दिन चली जब उसकी जिंदगी में अशरफ आई। अशरफ से उसकी मुलाकात एक अजीब सी गलतफहमी में हुई थी। हुसैन उस्तरा एक प्रोस्टिट्यूट का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खटखटाया गया और सामने थी अशरफ। उसकी जुबान से दाऊद का नाम सुनकर पहले तो हुसैन उस्तरा को लगा कि ये औरत मजाक कर रही है। तुम दाऊद को मारोगी? हुसैन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। लेकिन जैसे ही अशरफ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, हुसैन की आंखों में शक की जगह संजीदगी आ गई। उसे इस औरत की आंखों में दर्द और सच्चाई साफ दिख रही थी। फिर एक पल की खामोशी के बाद वो बोला, अगर तुझ में हिम्मत है तो मैं तुझे वो बना सकता हूं जो तू बनना चाहती है, एक बदला लेने वाली। इसके बाद हुसैन उस्तरा ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अशरफ ने पहले कभी बंदूक को छुआ तक नहीं था, लेकिन अब वो हर दिन एक नई चीज सीख रही थी। हुसैन ने खुद अपने अंडरग्राउंड रेंज में उसे शूटिंग की टेक्निक सिखाई। हर गोली चलाने के साथ अशरफ पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। बंदूक की ताकत हाथ में आने से पहले दिल में हिम्मत चाहिए, हुसैन ने एक दिन कहा, और अशरफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल में सिर्फ आग है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हुसैन ने उसे अपने पुराने मार्शल आर्ट कोच के हवाले कर दिया। कुछ ही हफ्तों में अशरफ ने बेसिक सेल्फ डिफेंस की कई तकनीकें सीख ली थीं। वो अब सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी उस लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी जो दाऊद के खिलाफ छेड़नी थी। 2 महीनों से ज्यादा बीत चुके थे मोहम्मद को मरे हुए, लेकिन उसके जाने के बाद जो औरत टूट गई थी वो अब एक नए रूप में पैदा हो रही थी। उसने अपना पहनावा भी बदलना शुरू कर दिया। अब न सलवार कमीज न बुर्का, अब वो जीन्स और ढीले शर्ट में नजर आती थी, जैसे खुद को छुपा रही हो या फिर खुद को तैयार कर रही हो। इसके साथ ही उसने पुलिस इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक के खिलाफ एक पिटीशन भी दायर की थी, जिसमें उसने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए न्याय की मांग की थी। यह केस कोर्ट में जल्द ही सुनवाई के लिए आना था। अगर उस दिन इंस्पेक्टर ने दाऊद के इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार कर लिया तो उसे दुबई से इंडिया लाया जाएगा। लेकिन यह सब कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। दाऊद को इंडिया लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हुसैन उस्तरा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसे यहां लाना होता तो कब का सलाखों के पीछे होता।
उसे यहां लाने के लिए उसके इलीगल बिजनेस को हिला देना होगा। अशरफ ने पूछा, पर हम ये सब करेंगे कैसे? तब हुसैन ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। मैं सिर्फ गैंगस्टर नहीं, एक पुलिस इन्फॉर्मेंट भी हूं, उसने कहा। मेरे पास एक नेटवर्क है जो इंडिया और उसके आसपास के देशों में फैला हुआ है। हम दाऊद के बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर उसे मजबूर करेंगे कि वो बाहर निकले। अशरफ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तब तो चलो शुरुआत करते हैं। हुसैन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तू अब एक मासूम औरत नहीं रही, तू अब एक हथियार है दाऊद के खिलाफ। हुसैन की तरह ही अगर अशरफ पुलिस के लिए काम करे, इन्फॉर्मर बनकर दाऊद के गैर कानूनी बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, तो शायद वो अपने मकसद के थोड़ा और करीब पहुंच सकती है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए उसे उन लोगों की मदद चाहिए थी जो पहले से ही दाऊद के खिलाफ थे। ऐसे ही कुछ नामों में एक नाम सामने आया, अरुण गवली। अशरफ ने तय किया कि उसे गवली से मिलना है। इसके लिए वो बायकुला के दगड़ी चाल पहुंची, जहां गवली का दबदबा चलता था। अरुण गवली एक हिंदू गैंगस्टर था जिसने अपने इलाके में एक तरह से खुद की हुकूमत बना रखी थी। जब अशरफ ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसने बात तो ध्यान से सुनी, लेकिन उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों भरोसा करूं तुझ पर? गवली ने संदेह भरे लहजे में पूछा। क्या पता तू दाऊद की भेजी हुई हो मुझे फंसाने? अशरफ ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि ना तो पुलिस उस पर भरोसा करेगी और ना ही अंडरवर्ल्ड के कोई खिलाड़ी। तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपना नाम और पहचान बदलने का। अब वो अशरफ नहीं, सपना बन गई थी। एक नया नाम, एक नया चेहरा और एक नई लड़ाई। सपना अब हुसैन के नेटवर्क के जरिए अपने मिशन को अंजाम देने लगी। वो मुंबई को अच्छी तरह जानती थी। दिन में यह शहर जितना चकाचौंध वाला लगता था, रात में उतना ही अंधेरा और खतरनाक। गैम्बलिंग, डांस बार, देह व्यापार और ड्रग्स, सब कुछ इस शहर के अंधेरे में पल रहा था। सपना ने हर उस जगह को तलाशना शुरू किया जहां से दाऊद का नाम जुड़ सकता था। अगर किसी क्लब या बार से उसे दाऊद की मौजूदगी का आभास होता, तो वो तुरंत ये जानकारी क्राइम ब्रांच के भरोसेमंद अफसरों तक पहुंचा देती थी। सिर्फ 3 हफ्तों में सपना ने वो कर दिखाया जो हुसैन ने बरसों में नहीं किया था। उसके जरिए एक डांस बार पर रेड पड़ी, जहां से 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। यह बड़ी खबर बनी और इस मिशन की गूंज क्राइम ब्रांच के आला अफसरों तक पहुंची। हुसैन ने एक रात उससे कहा, तू तो अब मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई है। सपना मुस्कुरा दी। मकसद जब बड़ा हो तो डर छोटा हो जाता है। इसी दौरान उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। दाऊद फेक करेंसी और हथियारों के गैरकानूनी कारोबार में भी शामिल था। यह सामान ज्यादातर पाकिस्तान से नेपाल के काठमांडू बॉर्डर के रास्ते इंडिया में आता था। अब अगला प्लान तय हुआ, नेपाल जाना और दाऊद के इस सप्लाई चेन को ध्वस्त करना। हुसैन और सपना नेपाल रवाना हुए। वहां उन्होंने खुद उन जगहों की रेकी की जहां से यह गैरकानूनी सामान आता था। एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें राइफल से लेकर कई तरह की पिस्तौलें बरामद हुईं। सपना ने एक बार फिर साबित कर दिया, अब वो सिर्फ एक बदला लेने वाली औरत नहीं रही, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुकी है जिससे अंडरवर्ल्ड भी खौफ खाने लगा है। सपना के लिए अब दाऊद के सभी गैरकानूनी कामों को खत्म करने का वक्त आ चुका था। उसने यह तय किया था कि अब यह हथियार और फेक करेंसी को कोलकाता में अंडरवर्ल्ड के बीच बेचकर अपना अगला कदम उठाएगी। वह जानती थी कि इससे उसे अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही वह लीगल रास्ते से भी उन अपराधियों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी दलील नहीं सुनी थी। उसने कई बार पुलिस को पिटीशन दी, लेकिन नतीजा शून्य था। इंस्पेक्टर मैनुअल जैसा कोई आदमी जो कभी अपराधी नहीं था, अब सपना के खिलाफ था। हर बार जब भी वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती, उसे कोई ना कोई मुश्किल आ जाती। सपनों की उम्मीद और हौसला फिर भी मजबूत था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका संघर्ष सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जारी रहना चाहिए। फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो सपना के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। हुसैन ने उसकी तरफ इशारा किया था। यह केवल एक गैंगवार का हिस्सा था या कोई व्यक्तिगत हमला, लेकिन हुसैन का रवैया उसके प्रति अब बदल चुका था। एक रात जब सपना अपने घर में अकेली थी, कुछ गैंगस्टरों ने उस पर हमला कर दिया। मदद के लिए वह हुसैन के पास गई, लेकिन उसने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई भी सामान्य इंसान देख सकता था। तुम अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तुम्हारी लड़ाई अब तुम्हारी है, हुसैन ने कह दिया।
और वो पल सपना के लिए आखिरी साबित हुआ। वह अब अकेली थी और इसने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने अपनी ताकत से मुस्लिम समुदाय के युवाओं को एकजुट किया और अपना एक नया नेटवर्क तैयार किया। लोग उसे अब सपना दीदी कहने लगे थे। सपना ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसे आज तक किसी ने नहीं सोचा था। अब उसका मकसद सिर्फ खुद के लिए नहीं था, बल्कि उसने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। दाऊद की टीम ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर काम करने का विचार नहीं किया था। वह जानती थी कि अब उसे एक मौका मिलेगा जब वह दुबई में शारजाह जैसे शहरों में खेलों के दौरान स्टेडियम के अंदर दाऊद को सीधे अपने निशाने पर ले सकती है। लेकिन जैसे जैसे सपना का नेटवर्क मजबूत हो रहा था, कुछ लोग लालच में आ गए और इस योजना की जानकारी लीक कर दी। यह खबर छोटा शकील तक पहुंच गई और उसने इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने का फैसला लिया। चिंता बढ़ी क्योंकि सपना का नया ठिकाना नागपाड़ा के हाजरा मोहल्ले में था, जो मुसाफिर खाना के पास था, जहां दाऊद के कुछ करीबी लोग रहते थे। एक दिन सपना को अचानक महसूस हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने अपने लोगों को घर जाने का आदेश दिया। वह अकेली थी और यह उसका सबसे खतरनाक पल था। छोटा शकील ने मौका पाया। अपने आदमियों के साथ उसने सपना को घेर लिया और उसे बेरहमी से मारा। उसके शरीर पर 22 घाव थे और वह वहीं गिर गई। सपना दीदी और अशरफ खान की मौत को आज भी अंडरवर्ल्ड के सबसे क्रूर और बर्बर मर्डर्स में से एक माना जाता है। यहां पर न कोई ठोस सबूत था और न ही कोई गिरफ्तारी। अशरफ और सपना दोनों की मौत के बाद दाऊद का तंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उनकी मौत ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सपना दीदी के नेतृत्व में उभरे हुए युवा फिर कभी नहीं देखे गए। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सही और गलत के बीच की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर संघर्ष अपने रास्ते पर चलता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। भरोसा रखें, अगला वीडियो और भी दिलचस्प होगा।